हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 16 अक्टूबर 2021। आगे मैं आपके साथ करंट अफेयर स्ट्रेटजी को डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अक्की राजू हरगोपाल उर्फ आरके का हाल ही में निधन हो गया, वे किस काम के लिए जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि माओवाद। ध्यान से समझिए, ये रहे आर के यानी अक्की राजू हरगोपाल, ये एक माओवादी लीडर थे। यहाँ पर यह है लेनिन की पिक्चर और यह है कार्ल मार्क्स की पिक्चर। इन दोनों की ही थ्योरी को मिला करके लेनिन मार्क्स थ्योरी कहा जाता है, जिसके आधार पर आगे चल के नक्सलवाद और माओवाद दो प्रकार से व्यवस्थाएं खड़ी हुई। ध्यान से समझिए, नक्सलवाद की शुरुआत असम के नक्सलवाड़ी से हुई थी। असम में नक्सलवाड़ी नाम की एक जगह है जहां से किसानों ने सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करी, जिसकी वजह से इसे नक्सलवाद कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार गोतुलच्छाना। ये रही इनकी फोटो। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हम 3 प्रकार से करंट अफेयर को करेंगे। डेली करंट अफेयर जो हार्डली 10 to 12 मिनट्स का होगा। क्योंकि आपका मोबाइल डेटा और आपका समय दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होती है बहुत कम समय तथा बहुत कम डेटा में आपको अधिक से अधिक और सटीक जानकारी मिल सके। तो डेली करंट अफेयर आपका करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वीकली करंट अफेयर की। जो भी डेली करंट अफेयर्स हुए हैं उन्हें मैं बार बार रिवाइज करवाता हूँ और उसी के ऊपर मैं वीकली करंट अफेयर बनाऊंगा, जिससे आपका यह दूसरा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी स्ट्रेटजी आती है मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर में मैं आपको पूरे महीने का करंट अफेयर करवाऊंगा, साथ ही महीने की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए डेली बेसिस पर पीडीएफ देना कोई मतलब की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं मंथली पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपके पास एक ही पीडीएफ में पूरे मंथ का डेटा अवेलेबल हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपके करंट अफेयर को पढ़ने में आसान करेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ये आप देख सकते हैं। ध्यान से समझिए, बाकी के दिए गए ऑप्शन भी आपको पुराने वीडियोस में मिले होंगे। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये तेलंगाना के अभी अभी चुने गए चीफ जस्टिस हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट के। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अभी अभी चुने गए चीफ जस्टिस हैं। अगला नाम है जस्टिस रवि कुमार मलिमठ। ये मध्य प्रदेश यानी एमपी के अभी अभी चुने गए चीफ जस्टिस हैं। तो ये सभी चीफ जस्टिस अभी अभी वर्तमान में इन्होंने पद अपने अपने धारण किए हैं। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर था प्रशांत कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, दशहरा उत्सव के दौरान दक्षिण भारत में मूर्तियों को सजा कर रखने की परंपरा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन ए है बोम्मई कोलू, ऑप्शन बी है बोम्मला कोलू, ऑप्शन सी है गोम्बे हब्बा और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ध्यान से समझिए, बोम्मई कोलू तमिल भाषा में, बोम्मला कोलू तेलुगु भाषा में और गोम्बे हब्बा कन्नड़ भाषा में एक ही त्योहार को कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पिक्चर में जिस प्रकार से मूर्तियों को सजा कर रखा गया है, इसी त्योहार को बोम्मई कोलू कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक मिलिट्री एक्सरसाइज का 17वां संस्करण कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अलास्का। ध्यान से समझिए, यह युद्ध अभ्यास 17वां युद्ध अभ्यास होगा, जबकि 16 युद्ध अभ्यास हो चुके हैं, जिसमें से 16वां संस्करण बीकानेर के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ये पिछले वर्ष की बात है। इस वर्ष 17वां संस्करण अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन में होगा। याद रखिएगा, 17वां संस्करण अलास्का में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अनुबंध की एग्रीमेंट की मैंने यहाँ पर चर्चा करी है।
लामुआ यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये भारत तथा अमेरिका, इंडिया तथा यूएसए के बीच में ये एग्रीमेंट है जिसमें कि इंडिया तथा यूएसए दोनों ही एक दूसरे को अपने असला बारूद के ठिकानों की जानकारी देते हैं, जिससे कि कठिन समय पर आने पर दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंडिया तथा यूएसए के बीच में कितने प्रगाढ़ संबंध हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी व्यावसायिक शाखा लिंक्डइन को किस देश में बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि चीन। चीन इसका सही आंसर है। ध्यान से समझिए, माइक्रोसॉफ्ट की शाखा लिंक्डइन एकमात्र यूएसए की कंपनी है जो चीन में व्यापार कर रही थी। अब इसके बंद हो जाने पर चीन में एक भी यूएसए कंपनी नहीं होगी जो व्यापार कर रही होगी। चीन से संबंधित अन्य प्रश्न क्या हैं? चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेमिनबी, चीन की भाषा मंदारिन। मैं उम्मीद करता हूँ यह भी आपके अतिरिक्त काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में संपन्न हुई जैव विविधता समिट यानी कि बायोडायवर्सिटी समिट में चीन कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड में कितने डॉलर लगाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 233 मिलियन डॉलर। इसको हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुनमिंग चीन में ही एक क्षेत्र का नाम है जहां पर मीटिंग हुई और इसी के नाम पर चीन ने बायोडायवर्सिटी फंड बनाया है। चीन यह दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह जैव विविधता यानी कि प्रकृति के प्रति कितना संजीदा है। ऐसा यह क्यों कर रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो होतान है, जो कि चीन का एक शहर है। इसका मतलब चीन ही विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और इस प्रकार वह यह फंड बना करके यह दिखाना चाह रहा है कि वह इस विषय पर संजीदा है। आगे बात करें तो गाजियाबाद भारत का विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर लिंक्ड एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। 30x30 एजेंडा जो कि इस जैव विविधता समिट में विचार किया गया बिंदु था, इसके ऊपर मैं पिछले बार क्वेश्चन ले चुका हूं। 30x30 एजेंडा के बारे में आप बहुत सुनते आ रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे। क्या है ये, ध्यान से समझिए। 2030 तक 30% भूमि तथा समुद्र को संरक्षित करने का लक्ष्य यह अनेकों देशों ने लिया है और यह 2030 तक उन्हें 30% भूमि तथा समुद्र को संरक्षित करके इस लक्ष्य को अर्जित करना है। इसी के आधार पर अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रश्न कहा था, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल नए सदस्य देश का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा भारत। ये याद रखिएगा, भारत जो है अभी अभी इस समूह में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा CAPF के किस समूह के अधिकार शक्तियों को बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि BSF। ऑप्शन डी, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि CAPF क्या है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। CAPF के कुल मिलाकर के 5 भाग हैं। CRPF यानी सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये सभी 5 भाग CAPF कहलाते हैं और यह गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, अर्थात गृह मंत्री इनका सर्वोच्च अधिकारी होता है। वर्तमान में यदि हम कहें तो CAPF के सभी भागों पर महानिदेशकों पर क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पर यह लेटेस्ट डेटा डाला है जो कि अनेक पुस्तकों में गलत दिया गया है। CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, CISF के महानिदेशक हैं MA गणपति, ITBP के वर्तमान महानिदेशक हैं संजय अरोरा, BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह और SSB के वर्तमान महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डेटा आपको एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत कितने समय तक यह सदस्यता में बना रहेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 2024। 2024 यानी कि 2022 से 2024 तक के लिए भारत इस संगठन का सदस्य रहेगा। UNHRC के बारे में हम समझ लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
इसके वर्तमान अध्यक्ष नजहद शमीम खान है। नजहद शमीम खान है। स्थापना इसकी 15 मार्च 2006 को हुई है और सदस्य संख्या इसकी 47 है। ध्यान से समझिए, ये अध्यक्ष के नाम को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नजहद, नजहद को आप लिख सकते हैं न जगह, न जगह यानी कि ना जगह मिल रही है कहीं पर भी मानवाधिकार को, ना जगह मिल रही है कहीं पर भी मानवाधिकार को। तो ये लिंक करके आप इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, द रेपिस्ट नामक फिल्म जिसे वुसान इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, किसके द्वारा लिखा तथा निर्देशित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपर्णा सेन। अपर्णा सेन इसका सही आंसर है। अन्य दिए गए ऑप्शन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी हम देख लेते हैं। गौरी खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन है। राम गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है और शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है। तो ये तीनों ही एग्जाम में आने की प्रमुख संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप के दौरान आईसीसी द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसके साथ मंच साझा करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यूनिसेफ। यूनिसेफ के यदि बारे में हम बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका स्थापना वर्ष था 1946 और अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं हेनरीटा एच फोर। हेनरीटा एच फोर याद रखिएगा। हेनरीटा एच फोर को याद रखने की ट्रिक आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से लिख दीजिए, हेन रिटायर। हेन रिटायर हो गई फॉर चाइल्ड, क्योंकि ये संस्था चाइल्ड्स यानी कि चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, इसीलिए आप इसे याद रख सकते हैं, हेन रिटायर हो गई चाइल्ड यानी चिल्ड्रंस के लिए। इसीलिए अध्यक्ष का नाम याद रखिए, हेनरीटा एच फोर। हेनरीटा एच फोर, हेन रिटायर हो गई चाइल्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, T20 गेम्स में 300 मैच में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी यानी महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हेल्थी स्माइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, एम्स। बी ऑप्शन, एम्स के द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। माई पार्किंग ऐप किस राज्य में पार्किंग सुविधा के लिए लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे ही प्रश्न आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी होती है। इसीलिए हम पुराने वीडियोस में आए हुए क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर है विलियम शैटनर। याद रखिएगा, विलियम शैटनर। रीजनल प्लान 2041 किस विषय पर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा NCR, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। रीजनल प्लान 2041। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, IMF द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका सही आंसर आएगा 9%। 9% IMF द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है विश्व की अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 24 सप्ताह। 24 सप्ताह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में है जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के जवाब आप दे पाए होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।